हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे अकाउंटिंग में इनवाइसिंग के बारे में। और इनवाइसिंग के बाद हम लोग जानेंगे एचएसएन कोड के बारे में। हाँ, जो उसके पहले समझ लीजिए, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या, टाइप्स ऑफ डीलर। यानी कभी पूछा जाए डीलर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला कौन, रेगुलर डीलर, और दूसरा कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर क्या है कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है। मंथली या क्वार्टरली का नाम नहीं लेंगे, एनुअल टर्नओवर। यानी कि एक साल का टर्नओवर कितना होगा, 1.5 करोड़ से अधिक होगा, तो उनको किस स्कीम में रहना होगा, रेगुलर स्कीम में रहना होगा। और जो रेगुलर डीलर में आ जाएंगे उनको जीएसटी कब पेमेंट करना होगा, तो या तो क्वार्टरली या तो मंथली। इतना क्लियर है ना। और अगर जो पूछा जाए रेगुलर डीलर जो जीएसटी पेमेंट करते हैं उनका फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल जवाब देंगे, टैक्स लायबिलिटीज में से माइनस कर देंगे किसको, आईटीसी को। और जो अमाउंट बच जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, जीएसटी पेएबल अमाउंट कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। अब अगर जो यहाँ पे ये शब्द पूछ दिया जाए, व्हाट इज टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटीज क्या है, तो लायबिलिटीज का मतलब आप लोग पता है कर्ज होता है, इतना तो पता है ना। तो बस सेल करते समय जो भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। सेल करते समय जो एक्स्ट्रा जीएसटी यानी कि टैक्स हम कलेक्ट करते हैं वही क्या है, टैक्स लायबिलिटी। और आईटीसी अगर जो पूछा जाए तो परचेज करते समय जो टैक्स अमाउंट यानी कि उस गुड्स की एमआरपी के साथ जो टैक्स अमाउंट हम पे करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। इसका आप लोग बताए थे इनवार्ड और आउटवार्ड। परचेज जीएसटी में जो कुछ भी परचेज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इनवार्ड। और इनवार्ड सप्लाई होने पर आईटीसी प्राप्त होता है। आउटवार्ड क्या है, तो जीएसटी में जो कुछ भी सेल करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटवार्ड। और आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाती है। इतना क्लियर है ना। उसका बताए थे कंपोजिशन डीलर, जिनका टर्नओवर लिमिट क्या होगा, 1.5 करोड़ से कम, वो किस स्कीम में रहेंगे, कंपोजिशन। और कंपोजिशन डीलर को अपने टर्नओवर का 1% अपने गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है। और जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वो सिर्फ मंथली अपना टैक्स पे करते हैं, बताए थे ना। और इनका रूल क्या है कि ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, क्या इशू नहीं कर सकते, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, और इनको डाटा मेंटेन रखने की कोई जरूरत नहीं। इतना क्लियर है ना। उसके बाद से कंपैरिजन में बताए थे, एक तरफ कंपोजिशन और दूसरी तरफ क्या है, रेगुलर। कंपोजिशन में क्या है, 25,000 का ये भी परचेज किया और रेगुलर वाला भी 25,000 का, टैक्स दोनों ने बराबर दिया, दोनों ने परचेज कितने का कर लिया, 26,250। 26,250 कंपोजिशन वाला भी और रेगुलर वाला। लेकिन जो कंपोजिशन डीलर वाला होगा वो जब मार्जिन रखेगा तो टैक्स जितना में जोड़ा उन सबके साथ रखेगा, क्योंकि इसको आईटीसी प्राप्त नहीं होगा। और जो रेगुलर डीलर होगा वो मार्जिन टैक्स पे नहीं रखेगा, सिर्फ अपने परचेज पे रखेगा, क्योंकि बाद में आईटीसी उसको प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। उसके बाद बताया था अपना मार्जिन रख लिए लोग, मार्जिन रखने के बाद से ये सेल प्राइस अपना निकालेंगे। तो इसका कंपोजिशन का तो निकल गया है ना, क्योंकि कंपोजिशन डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो रेगुलर डीलर है वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, तभी तो उसको आईटीसी प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पे टोटल सेल प्राइस कितना हुआ, 27,500। और 5% वो जीएसटी दिया था, तो 5% जीएसटी कलेक्ट भी कर लिया। तो जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 1375। तो यह 1375 क्या हो जाएगा, टैक्स लाइबिलिटीज हो जाएगा, क्योंकि सेल करते समय ये टैक्स कलेक्ट किया है। तो सेल करते समय जो भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, टैक्स लाइबिलिटी। और परचेस करते समय जो हम टैक्स देते हैं हमारा क्या होता है, आईटीसी। तो टैक्स लाइबिलिटीज में से माइनस कर दें किसको, आईटीसी को, यह टैक्स पेएबल निकल जाए किसका, रेगुलर डीलर। और कंपोजिशन डीलर का जितना वो टर्नओवर किया है उसका 1% पेमेंट कर देगा किसको, गवर्नमेंट। क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग का आता है क्या, इनवाइस। याद रखिए जब भी हम लोग कुछ परचेज करने जाते हैं ना, अगर जो ऐसे नॉर्मल छोटे दुकान पे परचेज करने जाए तो कोई इनवाइस नहीं मिलेगा। आ रहा समझे ना। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको टैक्स इनवाइस इशू करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अधिकार भी नहीं वो टैक्स इनवाइस इशू कर सकते। हाँ, लेकिन जिनका टर्नओवर अधिक होगा उनको क्या इशू करना होगा, जो इनवाइस को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में,
पहला होगा क्या, टैक्स इनवाइस, और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। जैसे देखिए दे रहा है यहाँ पे, इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए इनवाइसिंग के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। और जीएसटी में इनवाइस इशू करने का दो प्रकार से इशू करने का प्राविधान है। कितने प्रकार से? दो। जो नीचे दिया गया, पहला क्या है, टैक्स इनवाइस, और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। देखिए टैक्स इनवाइस इशू कौन करेगा, तो सिर्फ रेगुलर डीलर ही कर सकता है टैक्स इनवाइस इशू, बाकी और कोई टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकता। यानी कि कंपोजिशन डीलर को यह अधिकार नहीं है कि वो टैक्स इनवाइस इशू कर सकता। जो देखिए यहाँ पे कह रहा है टैक्स इनवाइस, कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना होगा। रेगुलर डीलर है, यानी कि जिनका टर्नओवर 1.5 वर्ष अधिक है, तो किसमें रहेंगे, रेगुलर में। और यदि वो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, टैक्स एबल का मतलब क्या होगा, जिसपे टैक्स लगा हुआ है। और नीचे अभी हम लोग पढ़ेंगे एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होगा, जिसपे कोई टैक्स नहीं है, यानी कि वो बिना टैक्स का है। तो जिसपे टैक्स लगा हुआ है और रजिस्टर्ड है वो रेगुलर स्कीम में, उसको क्या इशू करना है, टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना है। और आगे कह रहा बिल ऑफ सप्लाई, कह रहा बिल ऑफ सप्लाई ने मुझे दो कंडीशन में इशू करना होता है। दो लोग इशू कर सकते हैं, दो कंडीशन में, कि अगर जो रेगुलर डीलर है और एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करें, कि जिस गुड्स में कोई टैक्स नहीं लगा। सपोज करिए कि हमारा बिजनेस है और हमारा बिजनेस रेगुलर स्कीम में है, और अगर ये रिमोट हम परचेज करके सेल कर रहे हैं, अगर जो हमारा जो गुड बिजनेस है रेगुलर में है और साथ में इस पर टैक्स लगा हुआ है, तो हमको क्या इशू करना वहां पे, टैक्स इनवाइस। और अगर हम रेगुलर में हैं और इस पे कोई टैक्स नहीं है, तब हम क्या इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। और दूसरा इसका कंडीशन ये है कि अगर जो कंपोजिशन डीलर है और अगर जो वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, चाहे वो गुड्स पे टैक्स लगा हो या न लगा हो, वो क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। यानी कि जो कंपोजिशन डीलर है उसको टैक्स इनवाइस इशू करने का अधिकार नहीं। और इसके जस्ट आगे कह रहा है कॉपी ऑफ इनवाइस, कि जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो इनवाइस कितना प्रिंट होता है। देखिए अगर जो गुड्स परचेज करेंगे तो 3 इनवाइस प्रिंट होता है, और अगर जो सर्विस करेंगे सप्लाई तो कितना होगा, 2 होगा। क्या, तो सबसे पहले कह रहा है कॉपी ऑफ इनवाइस, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स, और नीचे दे रहा है सप्लाई ऑफ। जब गुड्स की सप्लाई करेंगे तो आपको कितना इशू करना होगा, 3। जो कह रहा है ओरिजिनल इनवाइस, जो ओरिजिनल मिलेगा वो किसको देना होगा, कह रहा है इशू फॉर रिसीवर या रिस्पेंट ऑफ, जो गुड्स को रिसीव करेगा ओरिजिनल उसको दिया जाएगा। कैसे, तो इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, कि अगर जो ये आपका बिजनेस है और आपके पास कोई कस्टमर आया कोई सामान खरीदने के लिए, तो गुड्स तो कस्टमर के पास ही जाएगा ना, तो जो ओरिजिनल कॉपी मिलेगा वो कौन ले लेगा, कस्टमर। और अगला कह रहा है डुप्लीकेट कॉपी किसको देना है, इशू फॉर ट्रांसपोर्ट। सपोज करिए कि अगर आप दिल्ली या कहीं दूर चले गए कोई सामान खरीदने के लिए, सामान खरीद लिए, तो ओरिजिनल कॉपी आपको मिल गया, और जो डुप्लीकेट होगा वो ट्रांसपोर्टर्स को दिया जाएगा। जो ट्रांसपोर्टर्स क्या करेंगे, गुड्स को लेकर के आपके यहाँ ला करके देंगे। आ रहा समझ में ना। जैसे अगर आप लोग यही देखें तो बगल में आपके कोचिंग के बगल में एक ट्रांसपोर्टर है, देखें आप लोग ना, कि जो बाहर से सामान आता है और यहाँ सप्लाई कर दिया जाता है। तो अगर जो बाहर से सामान आ रहा है तो जो डबल वाला इशू है वो किसको दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टर। और कह रहा है ट्रिप्लीकेट, जो ट्रिपल जो कॉपी होगा वो किसको दिया जाएगा, सप्लायर अपने पास रखिए। कि अगर जी आपका बिजनेस है और यदि आप अपने बिजनेस कोई गुड्स सेल किए हैं तो ओरिजिनल कॉपी उसको देंगे जिससे आपने सेल किया है, और डुप्लीकेट कॉपी उसको देंगे जिसके पास से वो सामान होकर के जाएगा, और तीसरी कॉपी आप अपने पास रखेंगे, तो एक एविडेंस के रूप में आपके पास भी रहेगा। क्लियर है ना। और अगर जो वही आप सप्लाई आप सर्विस कर रहे हैं तो बस 2 ही इनवाइस इशू करना होगा, क्योंकि सर्विस यानी कि सेवा या कोई गुड्स नहीं, ये आप लोग पढ़े हैं ना। तो अगर जो आपके यहाँ कोई आए और ये कह दे कि आप हमारे संस्था का या हमारे कंपनी का प्रचार प्रसार करा दीजिएगा, तो वो तो हमारा एक सर्विस हो गया है ना, हम उसको कोई गुड्स तो देंगे नहीं। हाँ, हम 2 कॉपी इशू करेंगे कि आप कितने का दिए और कितने दिन प्रचार प्रसार करना है, तो वो अमाउंट लिख करके उसको दे देंगे और एक अपने पास रख लेंगे। यानी कितना होगा, जो पहला कह रहा है क्या इशू, ये वाला है ना, इशू फॉर रिसीवर या स्पेंट ऑफ सर्विस, और दूसरा किसके पास, सप्लाई।
क्लियर है ना। जो देखिए आगे कह रहा है यहीं पर कि कब कौन इनवाइस इशू करेगा। तो रेगुलर डीलर है, यदि टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करेगा तो कौन सा इनवाइस, टैक्स इनवाइस इशू करेगा। और अगर जो रेगुलर डीलर है और एग्जाम्प्ट गुड्स की अगर सप्लाई कर रहा है तो क्या देगा, बिल। और कंपोजिशन डीलर है, चाहे वो टैक्सेबल हो या एग्जाम्प्ट, क्या इशू करेगा, बिल ऑफ इनवाइसिंग। क्या क्लियर हो रहा है ना। अब इनवाइसिंग के बाद से अगला मुद्दा आता है क्या, एचएसएन कोड इन जीएसटी। देखिए बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, जब आप लोग जाएंगे ना तो दो कोड हो जाता है। एक या तो एचएसएन कोड होता है या तो एक सैक कोड होता है, यस ए सी। क्या होता है, जो एचएसएन कोड होता है वो गुड्स के लिए होता है, और जो यस ए सी कोड होता है वो सर्विस के लिए होता है। किसके लिए होता है, सर्विस के लिए। अगर जो आपका ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे इंटरनेट का हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट का हो, चाहे अन्य किसी इम्प्लाई का, आ रहा समझे ना, तो वहां पे जो आपको कोड दिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सैक। और यदि आप कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं, कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो उस गुड्स के लिए जो मिलेगा वो क्या होगा, एचएसएन। अब इस एचएसएन कोड में देखिए या तो 2 डिजिट का हो सकता है, या तो 4 डिजिट का, या तो 8 डिजिट। 2 डिजिट का कब होगा, कि जब 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ से लेकर के, और अगर जो हम 5 करोड़ के अंदर, यानी कि 1.5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे, अगर जो कोई गुड्स का अगर जो हम टर्नओवर कर रहे हैं तो कितने डिजिट का मिलेगा, 2 डिजिट। यहाँ पे दे रहा है ना कि टैक्स पेयर विच टर्नओवर, जो टैक्स पेयर हैं जिनको टैक्स पेमेंट करना है, अगर जो उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ के बीच में है, आ रहा है समझ में ना, तब उनको कितने अंक का कोड मिलेगा, 2। और अगर जो 5 करोड़ से मोर देन, कितना, 5 करोड़, अगर जो 5 करोड़ से अधिक है तो कितना मिलेगा, 4 डिजिट। और अगर जो वही बिजनेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है, आयात और निर्यात, जैसे सपोज करिए कि हमारा बिजनेस है, और जो हमारा बिजनेस है ना वो दिल्ली में या फिर कहीं ऐसी जगह रजिस्टर्ड है जहाँ पे किसी दूसरे जो कंट्री है उसका भी बॉर्डर वहीं पड़ता है। हम अदर कंट्री से कोई गुड्स इनवार्ड करते हैं और उसी को क्या कर देते हैं, आउटवार्ड भी कर देते हैं। यानी कि इंपोर्ट यानी कि लेके आते हैं, और एक्सपोर्ट यानी कि अपने पास से सप्लाई कर देते हैं। तो अगर जो दूसरे कंट्री से या दूसरे स्टेट से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारा बिजनेस है तो कितने अंक का कोड मिलेगा, 8। इतना क्लियर है ना। अगर जो सिर्फ पूछा जाए ये चीज कि एचएसएन कोड क्या है, हम ये कह सकते हैं एचएसएन कोड, जब भी हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जब हम टर्नओवर करेंगे तो टर्नओवर के आधार पे एचएसएन कोड निर्धारित किया जाता है। और अगर जो हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे है तो 2 अंक का मिलेगा। और अगर जो 5 करोड़ से ऊपर है तो 4 अंक का मिलेगा। और अगर हमारा बिजनेस ऐसे जगह पे जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो कितने अंक का मिलेगा, 8 अंक का। और अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हमको एचएसएन कोड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सैक कोड मिलेगा। क्लियर है ना। और जब इसके आगे जाएंगे तो अगला आपका देगा क्या, इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म। अभी थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे हम लोग रेगुलर डीलर का जीएसटी पेबल का फार्मूला पढ़े हैं ना, रेगुलर डीलर का जीएसटी पेबल का फार्मूला क्या पढ़े हैं, टैक्स लाइबिलिटीज माइनस आईटीसी। तो कभी ऐसा मंथ भी तो आ सकता है ना कि जिस मंथ हम परचेज ज्यादा कर लें और सेल कम करें, ऐसा हो सकता है ना। तो क्या उस मंथ में भी हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यही पढ़े हैं कि जब परचेज करेंगे, क्या करेंगे, परचेज करेंगे तो आईटीसी प्राप्त होगा, और जब सेल करेंगे तो टैक्स लाइबिलिटीज बढ़ेगा। आ रहा समझे ना। तो अगर हम 100 रुपए का परचेज कर ले रहे हैं तो टैक्स कितना दे दिए, 5 रुपए। ये 5 रुपए हमारे लिए क्या है, आईटीसी है। 5 रुपए क्या है, आईटीसी। और अगर जो सेल करते समय 120 रुपए का सेल कर दिए और टैक्स कितना ले लिए, 6 रुपए, ये 6 रुपए क्या है, टैक्स लाइबिलिटी। तो जीएसटी पेबल का रूल क्या है, टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी। तो टैक्स लाइबिलिटी होगा 6 रुपए और आईटीसी होगा कितना, 5 रुपए, बराबर जीएसटी पेमेंट कितना करना होगा, 1। इतना हो जा रहा है ना।
लेकिन कोई टर्नओवर या कोई मंथ आया या कोई ऐसा क्वार्टर आया कि जिस क्वार्टर में जब हम परचेस करने गए थे तो हम परचेस कर लिए थे 120 रुपए का। कितने का परचेस किए थे? 120। और जिसमें हम टैक्स दे दिए थे कितना? 6 रुपए। तो ये 6 रुपये हमारा क्या है? आईटीसी है, क्योंकि हम परचेस करते समय दिए। और सेल जब हुआ उस महीने में तो उस महीने में हमारा सेल कम हुआ। 120 का परचेज किए थे तो मात्र कितने का सेल हुआ? 100। अब जब 100 का सेल हुआ तो हम टैक्स भी तो कम ही कलेक्ट करेंगे ना। तो टैक्स लाइबिलिटी हमारा कम हुआ कि नहीं हुआ? हम पैसा ज्यादा दे दिए और कर्ज हमारे ऊपर अभी कम है, तो हम यही करेंगे। तब तो आईटीसी माइनस नहीं करने जाएंगे। तो वहां पे रूल यही रहेगा, टैक्स लाइबिलिटीज में से माइनस करना है किसको? आईटीसी को। तो टैक्स लाइबिलिटीज पर 5 है और आईटीसी कितना है? तो इस मंथ में हमको जीएसटी पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम नेक्स्ट मंथ में अब चले जाएंगे। इस मंथ में हम कोई जीएसटी पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटीज नहीं। जब नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो इस मंथ में हम क्या करेंगे? अपने आईटीसी को एक पास जोड़ लेंगे और इस वाले मंथ की टैक्स लाइबिलिटीज को एक पास जोड़ लेंगे। आ रहा समझे ना? अगर जो इस बार भी टैक्स लाइबिलिटी कम हुआ, आईटीसी ज्यादा हुआ, तो इस बार भी जीएसटी पेमेंट नहीं करेंगे। यानी कि जिस मंथ में आपका टैक्स लाइबिलिटीज अधिक होगा और आईटीसी कम होगा, उसी मंथ में क्या करना होगा? जीएसटी पे करना होगा। इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? अगर जो ये इनपुट डेट मैकेनिज्म पूछा है तो क्या जवाब देंगे कि जिस मंथ में आईटीसी क्या हो, ज्यादा और टैक्स लाइबिलिटीज कम हो, उस मंथ हमको जीएसटी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, नेक्स्ट मंथ में, अगले मंथ में क्या किया जाएगा? 2 मंथ के आईटीसी और 2 मंथ के टैक्स लाइबिलिटीज को जोड़ लिया जाएगा। अगर जो उस मंथ में भी टैक्स लाइबिलिटीज कम हुआ और आईटीसी ज्यादा हुआ तो उस मंथ में जीएसटी पे नहीं करना है। फिर नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे, फिर 3 मंथ का जब जोड़ेंगे तो आईटीसी अगर जो अधिक कम हुआ और टैक्स लाइबिलिटीज कम अधिक हुआ तो जितना अधिक हो उतना ही क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा। क्लियर है ना? तो इतना आज आप लोग पढ़ करके आइए और अगली क्लास में इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ और उसके बाद ये रिटर्न पढ़ा करके फिर अगला लेसन स्टार्ट कर देंगे आप लोग। कौन सा? मेंटेनिंग चार्ट ऑफ। क्लियर है ना? तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ करके आइए लोग।